तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास गुप्ता है और हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक बात करने के लिए। मिरेकल कैंगन टीम की तरफ से हम लोग हैं और आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पे बात करने वाले हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन पे बात ये करने वाले हैं कि जब हम डेमोन्स्ट्रेशन करने जाते हैं तो कई बार बहुत सारे ऐसे चैलेंज आ जाते हैं जिनको नया आदमी फेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज हम डेमो की सारी बात करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पे डिटेल से चर्चा होने वाली है और बहुत गौर से सुनने वाली बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोगों ने तो डेमो देख रखा है ना? यस सर जी ओके। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग किसी को जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझाना है किसी भी व्यक्ति को कि आप इस चीज की जरूरत आपको है क्यों, है कि नहीं। सबसे पहले तो एक कारण ऐसा होता है जिस कारण की वजह से हम ये जान सकें कि हमें इसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारा इस कैंगन मशीन से क्या होने वाला है, ये कैंगन मशीन क्यों ज़रूरी है, तो सेहत की अगर हम बात करें तो सेहत में सबसे ज़रूरी क्या, सेहत कैसे खराब होती है? कारण दो हैं उसके। सबसे पहला कारण क्या है? कोई जीवाणु या विषाणु जनित रोग, जैसे टीबी, मलेरिया, चिकन पॉक्स, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, प्लेग। इनमें क्या हो रहा है? कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में घुस रहा है और हमारे शरीर के सिस्टम को प्रभावित कर देता है। आज से 50 से 100 साल पहले जब ये बीमारियां होती थी तो महामारियों के रूप में फैलती थी और गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। ठीक है, जैसे प्लेग फैल गया, हैजा फैल गया और कोई उपचार नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को टीबी जैसी बीमारी हो गई तो उसके बाद क्या होता था? उस व्यक्ति को घर से अलग कर दिया जाता था। छोटे बच्चे उसके पास नहीं जाते थे और उन्हें यह मालूम था कि ये व्यक्ति एक समय मरने वाला है, मगर अगर किसी और को ना इन्फेक्टेड करे तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये होता था। धीरे धीरे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ी तो कैसे एंटीबायोटिक और वैक्सीन का इजाद हुआ, जबकि बहुत सारी पैथी ऐसी थी जिसमें उपचार होता था, जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। ठीक है, मगर संक्रमण से लड़ने की क्षमता किसी भी पैथी में नहीं थी। इस संक्रमण से लड़ने के लिए कौन आया? एलोपैथ। और जब एलोपैथ आया तो ये बीमारियां आज एंटीबायोटिक और वैक्सीन की वजह से ठीक हो जाती हैं। ठीक है, मगर आज जो सबसे ज्यादा मौतें हो रही किन बीमारियों से हो रही हैं? इन्हें बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसीज, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, माइग्रेन, थायराइड, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और जॉइंट पेन। इनमें क्या हो रहा है? शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हो रहा है। जैसे हार्ट अटैक हार्ट में हो रहा है, माइग्रेन सर में, थायराइड गले में, डायबिटीज पैंक्रियाज में, आर्थराइटिस जोड़ों पे, ठीक है, कैंसर किसी अंग पे। तो इसका मतलब पहले के जो लोग मरते थे वो संक्रमण से मरते थे, वायरस बैक्टीरिया की वजह से मरते थे, एक हमले की वजह से मरते थे। और आज के लोगों की जो मौतें हो रही वो किस वजह से हो रही हैं? जीवन शैली संबंधी बीमारियों की वजह से। ठीक है, जो कि अंग खराब होने की वजह से हो रही है। तो सवाल ये है कि आज अंग क्यों खराब हो रहा है? अगर हम ये बात करें, आज से 30 साल पहले कोई पूछता था चाय में चीनी पड़ेगी? नहीं। आज से 30 साल पहले लोग सोचते थे कि सेंधा नमक खाया जाए कि व्रत में खाया जाए। आज लोग घर में सेंधा नमक खाने लगे। लोगों ने मैदा, रिफाइंड ऑयल आजकल बंद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आज हम इतने डरे हुए हैं कि हमें लगता है कि हमारी सेहत खराब ना हो जाए। आज अवेयरनेस ज़्यादा है और इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी आज हम ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण है कि जो लाइफ स्टाइल बीमारी है ये अंगों के रोग है और अंगों के रोग हो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे अंग खराब हो रहे हैं। और जब अगर अंग खराब हो रहे हैं तो अंग खराब होने का मतलब क्या है? कि हमारा अंग जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल खराब हो रहा है। अगर कोई कहता है कि मकान खराब हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? सीमेंट, बालू, सरिया, ईटा, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है उसमें, है ना। हो सकता है ईंटे में लोना लग जाए, हो सकता है कि जब आपने मकान बनाया था उस समय सीमेंट कम थी जो बाद में कमजोर हो गई, है ना, या आपने मकान बनाते समय तराई सही से नहीं करी। तो जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट खराब होते हैं। अगर कहते हैं मोबाइल खराब हो गया तो इसका मतलब क्या है? मोबाइल जिन चीजों से बना है, सॉफ्टवेयर थे, हार्डवेयर थे, वो चीजें खराब हुई होंगी, है ना। ऐसे ही अगर हमारे शरीर में लाइफ स्टाइल डिसीज हो गई, अंग खराब हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि अंग जिन तत्वों से मिलकर बना है वो तत्व खराब हो गए। तो अगर हम अपने शरीर को 100 नंबर दें तत्वों में, पोषण में, जिनसे हमारा शरीर बना है, तो उसमें
जैसे कहते हैं ना 5 तत्वों से बना हुआ है, और सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? जल, पानी, 70 से 75% तक। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो शरीर में 75 किलो, 70 से 75 किलो पानी है। बाकी में क्या है? बाकी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और बहुत सारे पोषक तत्व हैं, है ना, खनिज और पोषक तत्व हैं। मगर जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो हम अपना भोजन बदल देते हैं, है ना, चीनी, चावल, आलू छोड़ देंगे, क्या शुरू कर देंगे? करेला, जामुन और पता नहीं क्या क्या, जामुन की गुठली, है ना, लौकी, ये सब खाना शुरू कर देते हैं। मगर जल वही पी रहे हैं। बहुत ज्यादा क्या करेंगे? या तो आरओ कर लेंगे या तो फिर पानी को खौला लिया जाएगा, खौला के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। मगर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग पानी के हर गुण की बात करने वाले हैं, जो गुण हमें सेहत देता है। तो वैज्ञानिकों ने यह पाया कि प्रकृति में जल के बहुत सारे स्रोत ऐसे हैं जहां के जल में रोगों को ठीक करने की क्षमता है, जैसे गंगोत्री का पानी, जैसे जमजम का पानी, जैसे टोल्कोटेक मैक्सिको में जगह वहां का पानी, फ्रांस में लूट्स है वहां का पानी, और हिमालय में एक जगह है हुंजा वैली जो पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है, कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। वहां के बारे में बताया जाता है कि जो एज है, एवरेज एज, वो 120 साल है। 160 साल तक लोग जीवित रहते हैं वहां पे। मां बनने की औसत उम्र 65 साल है, और डायबिटीज, थायराइड, कैंसर वहां पे होता ही नहीं। कारण वहां का जलवायु। हमारे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग थे बहुत होशियार थे। जब कोई बच्चा बाहर जाता था तो कभी उससे पूछते नहीं थे कि पैकेज क्या है, कितना कमाओगे, ये भी नहीं पूछते थे खाने की व्यवस्था क्या है। एक चीज पूछते थे कि आबो हवा कैसी है। उन्हें मालूम था अगर जलवायु अच्छा होगा तो आप 19-20 भी खाएंगे तो आपके सेहत को लगेगा और आप सेहतमंद रहेंगे, और जलवायु अगर खराब हुआ तो सेहत एक दिन बिगड़नी तय है, और क्या होगा? बीमार पड़ जाएंगे। जो कमाया है वो भी जाएगा और जो घर में बचाया है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जलवायु की, और जलवायु में किसकी बात करेंगे? जल की, जो 75% है। आज हम सबसे ज्यादा इंटेक क्या कर रहे हैं अपने शरीर में? जल और वायु। देखा जाए सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? हवा और पानी ही खा रहे हैं। हवा हर बार जब सांस ले रहे हैं तो ले रहे हैं, और पानी जब भी गिलास पी रहे हैं तब भी, जो भोजन के साथ खा रहे हैं वो भी पानी जा रहा है, तो शरीर में पानी जा रहा है। एक 60 किलो के व्यक्ति को कम से कम 3 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। तो क्या 60 किलो वजन का व्यक्ति 3 किलो खाना खाता है? नहीं। इसका मतलब हम किसी भी चीज से ज्यादा क्या ले रहे हैं? पानी। और अगर वो पानी में गुण सही नहीं है तो क्या होगा? सेहत निश्चित खराब हो जाएगी। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं पानी के उन गुणों की जो हुंजा वैली में, जो जमजम के कुएं में है, जो गंगोत्री में है, जो बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, अंगों को ठीक करने की क्षमता रखता है और हमें सेहत देने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसी बात को जापानी लोगों ने समझा, और आज से 46 साल पहले एक मशीन बनाई गई जिसकी तस्वीर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आ रही है? ओके। इस मशीन को बोलते हैं वाटर आयोनाइजर। इस मशीन को बोलते हैं वाटर आयोनाइजर। इस मशीन में क्या होता है? टाइटेनियम की प्लेट होती है जिसको प्लैटिनम में 2 बार डिप किया जाता है, और एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या आयोनाइजेशन। जब इन प्लेटों के बीच से पानी गुजरता है तो पानी में कई सारे गुण परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अभी क्या बात बताऊं इस मशीन के बारे में कि ये मशीन ISO 13485 सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये मशीन जो है मेडिकल ग्रेड की डिवाइस है। ये सर्टिफिकेशन सिर्फ मेडिकल ग्रेड की डिवाइस को मिलता है। WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, उसका गोल्ड सील हमें मिला हुआ है, जो कि हमारे अलावा किसी को भी नहीं मिला हुआ है। तो ये डिवाइस अपने आप में मिरेकलस डिवाइस है, और जब इस डिवाइस से पानी गुजरता तो पानी में कई सारे गुण पैदा होते हैं। एक अहम बात और है कि ये डिवाइस लगती कैसे है? डिवाइस लाइफ टाइम है, मगर ये डिवाइस लगेगी आरओ के बाद, क्योंकि हमारी डिवाइस को जो पानी चाहिए वो 80 से लेकर 150 TDS चाहिए। ठीक है, 80 से 150 TDS की बात मैं क्यों कर रहा हूं, और TDS क्या होता है हम पहले उसकी बात करेंगे, इसके प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे कि हमारी मशीन क्या करने वाली है। अगर प्री फिल्ट्रेशन सिस्टम की बात करें, हमारी मशीन में एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर लगा हुआ है।
बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर लगा हुआ है, मगर कोई भी फिल्टर पानी के टीडीएस को कम नहीं कर सकता जब तक कि उसको रिवर्स ऑस्मोसिस से गुजारा ना जाए। ठीक है, पानी में एक गुण होता है, उसे बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड, घुले हुए ठोस पदार्थ। ये कई तरह के होते हैं, जनरली इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हैवी मेटल्स, जैसे लेड, क्रोमियम, मरकरी, आर्सेनिक। अगर ये हैवी मेटल्स पानी के माध्यम से हमारे शरीर में चले गए तो हमारे शरीर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो विषैले तत्वों को बाहर निकालने का सिस्टम है, वो सिस्टम इन्हें निकाल नहीं सकता। ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे शरीर में रह जाते हैं और ये हमारे शरीर को खराब करते हैं। ठीक है, और दूसरे प्रकार के तत्व कौन से हैं जो हमें बहुत आवश्यक है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स, ये हैवी मेटल्स नहीं है, ये मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए। मगर जनरली अगर हम लोग आसपास के क्षेत्र में देखें तो हमारा जो पानी है वो पानी ज़्यादा टीडीएस का, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जो घर में सप्लाई आती है, जो म्यूनसिपैलिटी सप्लाई करती है, या जो हम बोरिंग का पानी पीते हैं, उसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा है। टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, अब अगर ज़्यादा है तो नुकसान करेगा और बहुत कम है तो शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। एक मिनट पोस्ट करिए। चलिए, तो देखिए, जैसे आज हम लोग पानी की बात करने वाले हैं तो हम लोग पानी के हर गुण की बात करने वाले हैं, तो हमें हर प्रकार के पानी को समझना भी ज़रूरी है। ये मेरे पास इस बॉटल में है टैप वाटर, जो मेरे घर में भरा गया है। ये बोरिंग का पानी है, सबमर्सिबल का, और ये मैं इसे इस ग्लास में डाल रहा हूँ। इसी पानी को जब आरओ से, रिवर्स ऑस्मोसिस से गुजारा गया, तो वो इस बोतल में है और मैं ये आरओ का पानी डाला है इसमें। अभी जब बाहर जाते हैं तो ये है मेरे पास 20 रुपए लीटर का बाजार का खरीदा हुआ पानी। ठीक है, इस पानी को मैंने इस गिलास में डाल दिया है और ये कोल्ड ड्रिंक है, जिसको शौकिया पानी भी कह सकते हैं, और इसको भी इसमें डाला गया है। कोल्ड ड्रिंक लेने को भी एक विशेष प्रयोजन है कि क्यों उसको लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये हमारा कैंगन वाटर है, जिसे मैं इस गिलास में डाल रहा हूं। अभी देखा जाए तो देख करके इनमें किसी भी पानी में मतलब गुण जो है नहीं बताए जा सकते। अगर ये पीछे से बोतलें हटा दी जाए, इन गिलासों को मिक्स मैच कर दिया जाए, तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि किस बोतल में कौन सा पानी भरा गया है। दिखने में सारा पानी एक जैसा दिखता है, मगर हर पानी के गुण अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस गुण की बात करने वाले हैं वो गुण है टीडीएस, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी कि दो तरह के गुण होते हैं, हैवी मेटल्स और मिनरल्स। ठीक है, ये मेरे पास टीडीएस मीटर है जिससे मैं नापता हूं, और मैंने इसको नापा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें टीडीएस करीबन आ रहा है 560, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, 560 टीडीएस का पानी नल का। ओके, जब आरओ किया गया तो कितना टीडीएस दिख रहा है इसमें? 146। ओके, आरओ में भी टीडीएस बढ़ा हुआ है। और अगर देखा जाए तो इस पानी को, इसका टीडीएस कितना दिख रहा है? 4। एक्वाफिना 4 टीडीएस का, सिर्फ 4। ना तो इसमें अच्छे तत्व है, ना ही इसमें बुरे तत्व है। कोल्ड ड्रिंक का टीडीएस मैं नहीं नापूंगा क्योंकि इससे मीटर खराब हो जाता है। और अगर मैं अपने पानी की बात करूं तो इसका टीडीएस है 135। ठीक है, ओके। इसमें मेरे आरओ का थोड़ा सा टीडीएस बढ़ा हुआ है। जनरली मेरा पानी भी सेफ है और ये आरओ का भी पानी लगभग ठीक है। टीडीएस की बात करें तो टीडीएस होना चाहिए कम से कम 80, अधिकतम 150। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर गवर्नमेंट के मानकों की बात आप करेंगे तो टीडीएस होना चाहिए 0 से 500। और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है 0 से 500? जैसे अगर कह दें शुगर के लिए भी एक मानक दे रखा है ना कि 80 120 होना चाहिए, मगर यहां पे 0 से 500 इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, कैसे आ गया? क्योंकि अगर ये 0 से 500 ना होता तो ये 4 टीडीएस का पानी बिक पाता क्या? नहीं, कई बार 0 भी निकलता है इसमें। ठीक है, तो चूंकि गवर्नमेंट आपको परफेक्ट टीडीएस दे ही नहीं सकती, इसलिए उन्होंने क्या मानक रख दिया? 0 से 500, ताकि आप क्लेम ना कर सको। जो म्यूनसिपैलिटी पानी देती है, अगर वो कह देंगे कि आपको 120 टीडीएस पीना चाहिए तो उनको 120 टीडीएस देना पड़ेगा ना,
और 120 TDS कोई ट्रीटमेंट प्लांट है ही नहीं ऐसे। बॉम्बे में अगर आप बात करें तो BMC करके देता है, वो 80 TDS का पानी दे रहा है आपको न्यूट्रल। उनका जो ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है, मगर हम आप इतने लकी नहीं कि हमें वो पानी मिल सके। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है TDS कम करने के लिए? पानी को घर में RO करना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रकार का फिल्टर, जैसे प्योरिट आता है, उषा ब्रीटा आता है, वो फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर क्या करते हैं, पानी से धूल मिट्टी पाउडर तो साफ कर देते हैं, मगर पानी में जो हैवी मेटल्स उनको साफ नहीं कर पाते, वो TDS पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। TDS कम करने के लिए हमें RO ही करना पड़ता है। और जब भी हम पानी को RO करेंगे तो पानी में कुछ दुर्गुण भी पैदा होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो बात करने वाले हैं हमारी मशीन की। ठीक है, जब इस मशीन से पानी गुजरता इन प्लेटों के बीच से, जो टाइटेनियम की प्लेट है जिनको प्लैटिनम में डिप किया गया था, ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या आयोनाइजेशन। जब आयोनाइजेशन प्रोसेस से पानी गुजरता है तो जो सबसे पहली बात होती है कि जो हम पानी पी रहे हैं ना, ये अनस्ट्रक्चर वाटर। अनस्ट्रक्चर वाटर का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ये आपस में मथे हुए होते हैं, और जब हम ये पानी पीते हैं तो ये पानी उतने अच्छे तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारी मशीन क्या करती है? हमारी मशीन आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पानी को तोड़ती है और रीअरेंज करती है हेक्सागोनल पैटर्न पे, जैसा पैटर्न यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, एक षटकोणीय संरचना होती है। चूंकि हमारी कोशिकाएं भी षटकोणीय होती हैं, तो इस पानी का प्रभाव हमारी कोशिकाओं पे बहुत ही अच्छा होता है, इनका एब्जॉर्प्शन हमारी कोशिकाओं पे बहुत अच्छा होता है। अभी हम लोग इस गुण की बात करते हैं, जैसे जब हम रुई के गद्दे बनवाते हैं, तकिया बनवाते हैं, रजाइयाँ बनवाते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है? वो खराब हो जाती है, रुई गुलठी गुलठी करके जमने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो नहीं अच्छा लगता उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, उन गद्दों को खोला जाता है, रुई को बाहर निकाला जाता है और धुनाई मशीन में रुई को डालते हैं। और जब रुई को धुनाई मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, धुनाई मशीन रुई को रेशा रेशा फिर से अलग कर देती है और एकदम नया जैसा बन जाता है। ठीक है, उस धुनाई मशीन ने रुई को क्या किया? रीस्ट्रक्चर। ऐसे ही हमारी मशीन पानी को क्या कर रही है? रीस्ट्रक्चर। अगर किसी चीज की संरचना खराब हो गई तो क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर। आप रोटी बेल रहे हैं और रोटी टेढ़ी होगी तो क्या करेंगे? फिर से बेल देंगे उसको, रीस्ट्रक्चर। समझ गए? ऐसे ही हमारी मशीन ने पानी के साथ क्या किया? रीस्ट्रक्चर हेक्सागोनल पैटर्न पे। ये षटकोणीय पानी, जो कि शायद इस मशीन के अलावा और कहीं आपको मिल भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी पानी पी रहा है उसमें वो गुण नहीं है। इसके अलावा जो पानी का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, उस गुण को क्या बोलते हैं? ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ORP का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं एक बोतल पानी रख दूं और बगल में एक टमाटर रख दूं, तो 15 दिन बाद दोनों में क्या फर्क आएगा? टमाटर सड़ जाएगा। टमाटर सड़ जाएगा और पानी वैसा ही रहेगा, वैसा ही दिखेगा। वैसा ही रहेगा नहीं, पानी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये जो सड़ने की प्रक्रिया है इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, जो उम्र बढ़ रही है ये भी ऑक्सीडेशन है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा लोहे में जंग का लग जाना, सेब का लाल हो जाना, ठीक है, किसी चीज का सड़ जाना, ये सब ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन धीमा और तेज हो सकता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी और तेज हो सकती है, शरीर में बीमारी आने की प्रक्रिया भी धीमी और तेज हो सकती है। ठीक है, कैसे? जैसे आप देखते हैं कि एक व्यक्ति 50 साल की उम्र में 70 साल जैसा हो गया, एक 70 साल की उम्र 50 साल जैसा है। एक व्यक्ति सिगरेट शराब पीने के बाद भी कैंसर नहीं होता, और एक व्यक्ति इलायची भी नहीं खाता और कैंसर हो जाता है। कहते नहीं बहुत सादा जीवन जीते तो फिर भी हो गया। क्यों हो गया ऐसा? तो कारण है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अगर हम लोग सही तरीके से समझें तो जितने भी परमाणु होते हैं उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, आज बहुत बड़ा कारण ऑक्सीजन भी है हमारे बीमार होने का। कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या करना होगा? ये क्या करता है? ये स्वतंत्र तत्व में बदल जाता है, और स्वतंत्र तत्व में बदल जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन वापस पाने की चेष्टा करता है। तो ये जिसके भी संपर्क में आता है एक इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेता है और अपने 8 पूरे करके फिर से उदासीन हो जाता है। मगर जिसका खींच लिया है वो एक्टिव हो जाता है, वो निगेटिव चार्ज हो जाता है,
और फिर वो नुकसान पहुंचाता है। फिर वो तत्व क्या करेगा, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक बॉडी में ऐसे ही चेन रिएक्शन चलता है और इस चेन रिएक्शन का हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब बात हो रही कि इस चेन रिएक्शन को रोका कैसे जाए। इस चेन रिएक्शन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि फ्री रेडिकल बहुतायत में, मगर इसको धीमा किया जा सकता है। धीमा कैसे कर सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, जिसके लिए हम लोग नोनी, एलोवेरा, आंवला, ग्रीन टी, संतरा, फल, सब्जियां का सेवन करते हैं। इनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट उन तत्वों को बोलते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ऑक्सीजन के कितने होते थे, 8, अगर 7 हो गया तो ये सक्रिय हो गया। फ्री रेडिकल के एंटीऑक्सीडेंट के पास होंगे 9। तो जैसे ही इसके संपर्क में आया, इसने अपना एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अभी इसके भी 8 और इसके भी 8, जब दोनों के 8 बराबर है तो दोनों उदासीन है, अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर फ्री रेडिकल ज्यादा है तो एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ गया तो क्या होगा, फ्री रेडिकल को नुकसान कर ही देगा। और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है तो क्या होगा, ये सारे फ्री रेडिकल को शांत कर सकता है। ठीक है, डैमेज होने से रोक सकता है। जैसे हम लोग सब्जी मंडी जाते हैं, कटहल खरीदते हैं तो देखते हैं कटहल वाला 2 चीजें रख के बैठता है, एक तेल और दूसरा नींबू। नींबू क्यों रखता है, तेल इसलिए रखता है ताकि दूध ना चिपक जाए, और नींबू इसलिए रखता है कि कटहल जो काट काट के बेचा जाता है वो लाल ना हो जाए। ये जो कटहल लाल हो रहा है, सेब लाल हो जाता है, ये सब का प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो वो जब नींबू लगाता है, नींबू में विटामिन सी है, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि नींबू एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो विटामिन सी क्या करता है, उस डैमेज को, हवा के डैमेज को रोक देता है। कटहल काटा नहीं गया तो लाल नहीं हुआ था, जब कटा तो लाल होना शुरू हुआ। क्यों, जब कटा तभी हवा के संपर्क में आना शुरू हुआ। सेब जब कटा तभी हवा के संपर्क में आना शुरू हुआ, तभी उसमें डैमेज हो रहा। ठीक है, तो जब नींबू लगा दिया गया तो एक परत बन गई एंटीऑक्सीडेंट की। इस परत ने जितना हो सका डैमेज रोक लिया, उसके बाद ही खराब होगा। ऐसा नहीं कि नींबू लगाने से कटहल कभी खराब नहीं होगा, कटहल तब भी खराब होगा, मगर इसका समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। उतनी देर में वो कटहल वाला काट करके बेच के घर चला जाएगा। और जब घर में लाते हैं हम लोग कटहल कटाओ तो कैसा दिखता है हम लोग को, लाल लाल पीस दिखते हैं, क्योंकि पूरे में नींबू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो लाल हो जाता है। खैर, तो ये है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन शरीर में तेज हो गया तो बीमारियां होंगी, और एंटीऑक्सीडेंट हुआ तो बीमारियां नहीं होंगी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बड़े होशियार थे, कभी बासी पानी पीते थे क्या, नहीं। क्यों नहीं पीते थे, उन्हें मालूम था, उन्हें शायद ये विज्ञान की भाषा में नहीं मालूम, मगर उन्हें ये जरूर मालूम था कि ऑक्सीडेशन होने से, बासी होने से चीजें खराब हो जाती हैं। आज पानी आता है बटन दबाने से, मोटर ऑन करिए, पानी भर लीजिए टंकी में, और पहले बाल्टी बाल्टी करके लाना पड़ता था, दूर से मेहनत करके लाना पड़ता था। उसके बावजूद वो पानी की केयर तो करते थे, मगर बासी पानी नहीं पीते थे। उन्हें यह मालूम था कि अगर हम बासी पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा और बीमारियां घर बनाएंगी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कुएं से, हैंडपंप से ताजा पानी लेके आते थे। अब ये बताइए कि ऐसा होता है कि जब आपने कुएं में बाल्टी डाली तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर से निकला, दोनों चीजें और जुड़ करके आपकी बाल्टी में भर गया और पानी बन के निकल आया, नहीं। या बोरिंग चलाते हैं तो क्या पानी बन के निकलता है, कि हजारों साल से था तो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो जमीन के अंदर था, कुएं भी गहरे होते हैं और हवा उतनी गहराई में संपर्क नहीं कर पाती। इसके अलावा जो भूमिगत जल है उसमें भी हवा का संपर्क, ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाता। तो जब हवा का संपर्क नहीं होता तो वो ताज़ा बना रहता है, और वही पानी जैसे ही बाल्टी में आया तो अभी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन शुरू हो गया, और ऑक्सीडेशन शुरू हो गया तो क्या हो गया, बासी होना शुरू हो गया। अगले दिन उस पानी को हम क्या बोलेंगे, बासी पानी। ठीक है, जैसे सेब काट दिया थोड़ी देर में बासी हो गया, और नहीं काटा तो महीनों का खा रहे हम लोग। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन है। हमें एक एक प्रॉपर्टी को सही तरीके से समझना होगा। ठीक है, अभी यहां पे देख के क्या बताया जा सकता कौन सा बासी है कौन सा ताजा है, देख करके पानी में ऑक्सीडेशन नहीं पता चलता। मगर टमाटर सड़ गया तो टमाटर में दिख रहा था, तो क्या सड़ा हुआ टमाटर हम खाएंगे, नहीं। दाल महक जाए, मिठाई खराब हो जाए, कोई भी चीज जो खराब हो जाती है उसको हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमें मालूम है कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, खराब हो चुका है, अगर इसको खाएंगे तो सेहत खराब हो जाएगी। मगर
पानी कौन सा पी रहे हैं? ऑक्सीडाइज वाला। आज हम लोगों ने अपनी नदियों को, अपने जमीन के पानी को, हर जल को दूषित कर दिया, खराब कर दिया है, और आज हर जगह से दूषित पानी आ रहा है। ये अभी मैंने जो पानी भरा है इसमें, ये मेरे बोरिंग का पानी है। देखा जाए तो इसे एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए था, मगर चूंकि जैसे पानी में टीडीएस नहीं दिखता, ऐसे ऑक्सीडेशन भी नहीं दिखता। भोजन में सड़न को नापते हैं ऑरक वैल्यू से, पानी में नापा जाता है ओआरपी से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, तो अभी मैं चेक करता हूं, ये मेरे पास ओआरपी मीटर है। अगर ओआरपी +1 है तो इसका मतलब ये उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइज है, और -1 है तो इसका मतलब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं बोरिंग के पानी को, +1 नुकसान करता है और -1 फायदा करता है। और अगर हम देखें तो ये कहां पहुंच रहा है? ये पहुंच गया 564, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर मैं आरओ के पानी की बात करूं तो ये भी 550 से ऊपर है। अगर मैं इस बोतल के पानी की बात करूं, बाजार के खरीदे हुए पानी की, ये 590 के ऊपर पहुंच गया करीबन, काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रखा है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो ये 600 पार कर चुका है, वो भी 680-90 के लमसम में, बहुत ही ज्यादा नुकसान। और अगर मैं कैंगन पानी की बात करूं तो ये माइनस हो रहा है, और ये माइनस में कहां तक पहुंच गया? -200 प्लस -200 और 200 200 ही है लगभग, -200, 250 से ऊपर है ना करीबन। हाँ। नहीं, 300 से ऊपर निकल गया, 300, 300 350। ठीक है, ये जितना ज़्यादा मशीन से निकला होगा, जिस समय मशीन से जिस समय निकलता है, ये -500 से 800 के बीच में होता है, और जैसे जैसे समय बीतेगा ये भी प्लस हो जाएगा। ये करीबन 48 घंटे तक माइनस रह सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये भी प्लस होगा। ठीक है, ये पानी का बहुत महत्वपूर्ण गुण था। इसका मतलब क्या है कि ये सारे पानी कौन से हैं? मृत पानी। अभी तक पानी हम क्या जानते हैं? साफ और गंदा। अभी हमें क्या जानना होगा? जीवित और मृत। ये चारों पानी मृत है और ये जीवित है। जीवित कैसे हो गया? क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चरिंग की बात करी थी, ये अनस्ट्रक्चर भी हैं। अनस्ट्रक्चर कैसे हैं? इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मथे हुए हैं, उनका संयोजन खराब हो रखा है। जब हमारी मशीन ने पानी को तोड़ करके फिर से अरेंज किया तो पानी ताजा हो गया इस प्रक्रिया में, पानी ताजा हो गया इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो अभी क्या है, क्योंकि तोड़ के नया बना है और ये बहुत पहले का बना हुआ है, इसीलिए क्या है? ये ऑक्सीडाइज है, सड़ा हुआ पानी है, बासी पानी है, और ये जीवित पानी है, एंटीऑक्सीडेंट पानी है। 2 गिलास इस पानी में 5 पाउंड ब्लूबेरी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह विज्ञान द्वारा साबित किया जा चुका है, जो कि इसका ओआरपी बहुत ज्यादा माइनस में है। ठीक, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं, ओआरपी माइनस और भी तरीके से हो सकता है। आजकल आरओ वाले एक कैंडल लगाते हैं, और जो कि मेरे पास भी रखी हुई है, मैंने निकाल के, एक ऐसी कैंडल है ना। अभी जो पानी के और गुणों की बात करने वाले हैं, तो अभी आप कहीं पे जाएंगे तो हो सकता है वो आपको अपना पानी दें और उसका ओआरपी भी आपको माइनस मिल जाए। तो वो कैसे होता है? जैसे आप ये देख रहे हैं, इसे मिनरल कार्टेज या अल्कलाइन कैंडल कहते हैं। यहां पे शुरुआत में आप देख रहे हैं कुछ मेटल्स हैं, गोले गोले तत्व दिख रहे हैं ना, कई कलर के। इन तत्वों में क्या है? कुछ केमिकल्स घोले गए हैं, और इसके पहले शुरुआत में क्या है? कुछ मेटल्स हैं जो यहां से निकलते हैं, और आखिरी में यहां कार्बन लगा है। इस कार्बन से ये हो जाता है कि ये तत्व बड़ी मात्रा में न चले जाए, छन छन के जाए। तो ये जो मेटल्स के तत्व हैं, इनको मैंने निकाल के देखा है, ये मेटल ही है। जनरली ये एल्युमिनियम होते हैं। तो जब पानी फोर्स से आरओ में इस तरफ से घुसता है और इस तरफ से निकलता है, तो ये एल्युमिनियम से टकराता है। जब एल्युमिनियम से टकराता है तो भी स्ट्रक्चर उसका बदलता है, और स्ट्रक्चर बदलने से पानी निगेटिव ओआरपी में जा सकता है। मगर आप पानी को एल्युमिनियम से रिस्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर बदलेंगे, तो आप ओआरपी तो घटा देंगे, मगर एल्युमिनियम जैसा हैवी मेटल अपने शरीर में ले लेंगे, और एल्युमिनियम जैसा हैवी मेटल आपके शरीर में जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। ठीक है,
तो हमें चीज़ों को लेना तो है, उस फॉर्म में भी लेना है, मगर उसका तरीका एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की वजह से भी आप कुछ ना करिए, जब आप एल्युमिनियम की कोई चीज़ रख लीजिए और उसको हिलाइए कस के पानी में, तो भी ORP कम होगा। ठीक है, तो मगर ऐसा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ -ORP का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट सेहत भी देगा। हो सकता है वो आपको एल्युमिनियम दे करके हैवी मेटल दे दे। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये अनस्ट्रक्चर है, ये रिस्ट्रक्चर है। अब ये रिस्ट्रक्चरिंग तो माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमने मीटर से देख ली। ठीक है, अभी इसके बाद पानी का एक गुण और है जिसे बोलते हैं, दो तरह के गुण होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिटिक और एल्कलाइन। यहां पे एक पीएच चार्ट है आपके सामने। ठीक है, गौर से देखिए उसको। यहां ये जो चार्ट है जो इंडिकेट कर रहा है नीले तरफ, इसका मतलब ये क्षारीय है। जो सबसे ज्यादा होता है 14 और सबसे कम होता है 1। सबसे ज्यादा कौन सा हुआ 14 और सबसे कम हुआ 1। 1 का मतलब सबसे ज्यादा अम्ल है, 14 का मतलब सबसे ज्यादा क्षार है, और 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, जहां पे अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, अभी चूंकि जैसे TDS नहीं दिखता, बासीपन नहीं दिखता, ऐसे पानी में अम्ल और क्षार भी नहीं दिखता। इसको नापने का भी एक तरीका होता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अभी क्या होता है कि सबसे पहले मैं पीएच नापता हूं और फिर देखता हूं कि किसका पीएच क्या बता रहा है। ये कलर्स आ जाएंगे पानी में ये लिक्विड डालने से। सबसे पहले मैंने ये डाला किसमें, बोरिंग के पानी में, और ये हो गया हरा। अभी आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो इसका मतलब है ये 7 पीएच है। आज मैं एक जगह गया, बोरिंग का पानी 6 पीएच का था, मैंने पहली बार देखा 6 पीएच का बोरिंग का पानी। हर जगह पानी अलग होता है, मगर कुछ जगह हो सकता है कि बोरिंग का पानी नीला भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। अधिकतर जगह कैसा मिलेगा आपको, हरा या हल्का पीला, हल्का हरा पीला टाइप का। ठीक है, मगर इस पानी का TDS बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पानी पीने योग्य नहीं है। हमने इसे RO किया, और RO किया तो कैसा हो गया, ये येलोश ग्रीन। येलोश ग्रीन का मतलब क्या हो गया, ये इसमें अम्लीय तत्व बढ़ गए। अगर हम इस बोतल वाले पानी की बात करें तो ये कैसा है, तो ये भी येलोश ग्रीन है, येलो है तो, बल्कि और ज्यादा अम्लीय है। अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो ये 2.5 पीएच करीबन है, 50,000 गुना ज्यादा अम्ली है नॉर्मल पानी से। और अगर हम अपने कैंगन पानी की बात करें तो ये है 9.5 पीएच का क्षारीय पानी। एक ही केमिकल मैंने सब में डाला है और आप देख रहे हैं सारे पानियों का कलर बदल गया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये पानी पीने योग्य इसलिए नहीं क्योंकि इसमें TDS ज्यादा है। TDS कम करने का एकमात्र तरीका क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO करना। और जब भी आप पानी को RO करते हैं, पानी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। और अगर हम अम्लीय पानी पिएंगे, वैज्ञानिकों ने साबित किया, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है डॉक्टर हेनरी ओटो। उन्होंने बताया था कि अगर पानी में अम्ल बढ़ जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। आज अम्ल बढ़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। ठीक है, और जब भी एसिडोसिस होगा, शरीर हमारा अम्लीय हो गया तो बीमारियों की ओर जाएगा। बाई नेचर हम सब क्या होते हैं, अल्कलाइन या क्षारीय। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे अम्ल की मात्रा बढ़ती है क्या होगा, बीमारियां बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये बात पहले लोगों को मालूम नहीं थी। हमने RO क्यों लगवाया अपने घरों में, ताकि हमें साफ पानी मिल सके। क्योंकि पानी अभी हम क्या जानते थे, साफ और गंदा। साफ पानी तो उसमें भी है, और साफ पानी गंगोत्री में भी है, जमजम में भी है। वो सेहत दे रहा है और ये सेहत शायद नहीं दे पा रहा। ठीक है,
तो आज हम पानी की दूसरी प्रॉपर्टीज की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये तो न्यूट्रल है, ना ये अम्ल बढ़ाएगा ना ये अम्ल घटाएगा, मगर आरओ वाला या बाजार का खरीदा हुआ ये अम्ल को बढ़ाएगा, और कोल्ड ड्रिंक अम्ल को तो बहुत तेजी से बढ़ा देगा, और हमारा पानी क्या करेगा, अम्ल को घटाएगा। अब मैं आपको ये चीज और बता दूं कि इसी कैंडल से पानी क्षारीय भी हो सकता है। ये दिख रही है आपको अल्कलाइन कैंडल, इससे पानी क्षारीय भी हो सकता है। इसमें जो और दाने हैं, इन दानों में कुछ केमिकल्स घोले गए हैं, कुछ केमिकल्स जमाए गए हैं। एक समय तक ये क्षारीय पानी देंगे, उसके बाद इससे भी क्षारीय पानी आना बंद हो जाएगा। जब ये केमिकल पूरी तरह से घुल जाएंगे तो क्षारीय पानी आना बंद हो जाएगा। मैं बताता हूं क्षारीय होता कैसे। अगर मैं इसमें चूना डाल दूं, ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अगर मैं इसमें सोडा डाल दूं, मैं इसमें कास्टिक डाल दूं, तो भी ये क्षारीय हो जाएगा। तो इस कैंडल में किया जाता है, एल्युमिनियम के बाद कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिससे पानी का पीएच बदल जाता है। ठीक है, जब वो तत्व घुल जाते हैं, अधिक मात्रा में जाते हैं, तो पानी कैसा दिखेगा आपको, इसी कैंगन पानी की तरह नीला दिखेगा। ठीक है, मगर क्या वो सेहत देगा? अगर मैं दूध बना दूं यूरिया से और केमिकल से, और एक गिलास में रख दूं गाय का दूध शुद्ध, दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, क्या पहचान कर पाएंगे उसकी? नहीं। अच्छे लोग नहीं कर पाते, इसीलिए मशीनें रखी जाती, जो दूध का काम बहुत समय से कर रहे हैं, नकली और असली दूध में वो भी पहचान नहीं कर पाते। मगर अगर नकली पिएंगे तो सेहत देगा कि खराब करेगा? खराब करेगा। असली पिएंगे तो सेहत देगा। तो दूध जैसा दिखना और दूध होने में फर्क होता है, ऐसे क्षारीय जैसा दिखना और क्षारीय होने में फर्क होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके। ये मैंने एक गिलास और रखा है, और इसी गिलास में देखिए मैं आरओ का पानी डालने जा रहा हूं, और आरओ का पानी डालने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूं फिर से पीएच सॉल्यूशन। अभी आप देख रहे हैं फिर से पीला हो गया, ठीक है, ग्रीनिश येलो। अभी ये मैंने अपने पास रख रखा है सर्फ। ठीक है, ये सर्फ है, और ये मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा डाला, और इसको मैं घोलता हूं, और ये देखिए क्षारीय पानी तैयार है। ठीक है, ये क्षारीय पानी तैयार हो गया। मगर आप बताइए क्या ये पिया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कास्टिक नुकसान करता है। तो ऐसे ही इनमें वो सस्ते तत्व डाल दिए गए, और वो सस्ते तत्व जब घुलते हैं तो पानी कैसा हो जाएगा? क्षारीय जैसा, मगर क्षारीय नहीं होगा। क्योंकि अगर ये क्षारीय हो जाता तो जो जितने भी लोग इस कैंडल से पानी पीते, कैंसर ठीक हो जाता, डायबिटीज ठीक हो जाता, यूरिक एसिड नहीं होता, गठिया नहीं होता। पान खाने वाला दिन भर चूना खा रहा है, उसको कैंसर कभी ना होता, ना यूरिक एसिड होता, ना आर्थराइटिस होता, ना डायबिटीज होता। क्योंकि इन सारी बीमारियों का कारण क्या है? एसिडोसिस, शरीर में अम्ल का बढ़ जाना। ठीक है, हमारा कैसे नीला हो गया? अगर हम इसकी बात करें, हमने इसमें क्या मिला दिया? तो हमारी मशीन ने इस पानी को नीला करने के कुछ भी नहीं मिलाया। हमारी मशीन में जो प्लेटें होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। प्लस प्लेट का काम होता है पानी से निगेटिव चीजों को अलग करना, और निगेटिव प्लेट का काम क्या होता है? पॉजिटिव चीजों को अलग करना। ठीक है, जब मशीन में पानी गया तो एक बहुत ही शक्तिशाली फिल्टर है जो क्लोरीन और गंध और दुर्गंध सब चीजें निकाल देता है। इसके बाद इन प्लेटों के बीच से पानी गुजर रहा है, जो टाइटेनियम की प्लेटें जो प्लैटिनम कोटेड है। अभी क्या होता है कि जब पानी, तो कैल्शियम मैग्नीशियम इनको एक प्लेट ने खींचा, और बाकी जो दूसरे एसिटिक मिनरल्स हैं उनको दूसरी प्लेट ने खींच लिया। तो एक बार में दो प्रकार का पानी निकलता है। हमारी मशीन पानी में जो क्षारीय गुण है उन गुणों को अलग अलग कर रही, अम्लीय को अलग, क्षारीय को अलग। जैसे इस पानी में क्या है? अम्ल और क्षार बराबर मात्रा में। इस पानी में क्या है? अम्ल की मात्रा ज्यादा है और क्षार की मात्रा कम है, इसीलिए अम्लीय दिख रहा है। इसमें जितना क्षार कम होगा अम्ल ज्यादा होगा, ये उतना ही ज्यादा। जैसे इसमें क्या, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें अम्ल ही अम्ल है, डाई पीएच है।
तो हमारी मशीन ने क्या किया, क्षार अलग और अम्ल अलग। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, मैं इसको ये केमिकल वाले पानी को किनारे कर देता हूं। हमारी मशीन ने अम्लीय अलग कर दिया, क्षारीय अलग। तो ये क्षारीय पानी, ये 9.5 pH का है। 3 प्रकार का क्षारीय पानी हम अपनी मशीन से निकाल सकते हैं। पहला 8.5 pH, दूसरा 9 pH और तीसरा 9.5 pH। और जब हम ये पानी निकालते हैं तो इसी मशीन से एक पानी और निकलता है, कौन सा, अगर 8.5 निकालेंगे तो दूसरी तरफ से 5.5 आएगा, अगर हम 9 निकालेंगे तो दूसरी तरफ से 5 आएगा, और अगर हम 9.5 निकालेंगे दूसरी तरफ से 4.5 आएगा। उसे हम ड्यूटी वाटर बोलते हैं, और हमारा कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये मूल क्षारीय पानी है, ये किसी केमिकल से बनाया गया पानी नहीं है। तो हम भी जानते हैं कि अगर जो मूल तत्व मिल जाए जो प्रकृति ने बनाए हैं तो वो हमें सेहत देते हैं, और जो इंसानों ने केमिकल से उन तत्वों को बना दिया तो वो सेहत खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मूल पानी, इसीलिए इसको बोलते हैं कैंगन। और कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, पानी को उसका मूल स्वभाव वापस करना। ठीक है, अभी एक सवाल और आ सकता है कि मान लीजिए कल को हम बाहर गए, तब क्या करेंगे, क्योंकि ये मशीन तो हमारे घर में होगी, पानी भी 24 से 48 घंटे बाद ये भी प्लस हो जाएगा, और जब बाहर जाते तो सामान लेके जाते तो पानी कितना ले जा पाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो उन सवालों का जवाब ये है कि बाहर अगर हम भी जाते हैं तो कोई भी पानी पीजिए। अगर एक आध दिन की बात है तो कोशिश करिए कि अपना पानी कैरी करके लेके जाइए, और बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि आपको हर जगह ये पानी मिलने लगेगा। ठीक है, बाहर जाइए, या तो आप आरओ पियेंगे या तो आप बोतल का पानी पियेंगे, क्योंकि नल का पानी हम हर जगह नहीं पीते हैं, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसका टीडीएस पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो आरओ पीते हैं या तो बोतल का पानी पीते हैं। आप पीजिए, क्योंकि जब रेगुलर ये पानी पियेंगे तो आपके शरीर में एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, और 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा एसिड बनने वाला भी नहीं। जब वापस आएंगे और वापस आके आप कैंगन पानी को दोबारा पियेंगे तो क्या होगा, जो भी एसिड आप लेके आए वो न्यूट्रल हो जाएगा। मगर सावधान रहिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो, क्योंकि इसे 1 लीटर को डाइल्यूट करने के लिए 32 लीटर हमारा ये वाला पानी लगता है, कैंगन पानी 9.5 pH का। ये इतना ज़्यादा अम्लीय है, और मैं आपको दिखा दूं कि इतना डाइल्यूट करने के बाद भी इसमें इतना ज़्यादा अम्ल है कि अगर इसका एक घूंट भी आप पीते हैं तो ये सबको अम्लीय कर सकता है। ठीक है, अभी तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश ये करनी है, अगर हमें सेहतमंद रहना है तो हमें अपने लिए, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे शरीर को क्षारीय दें, क्षारिता दें, ना कि अम्लीय बनाएं। ठीक, ओके, चलिए अब हम पानी के एक और गुण की, बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण की चर्चा करने वाले हैं, इसे बोलते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, पानी जो होता है कई सूक्ष्म चीज़ों से मिलकर बनता है। जब ये सूक्ष्म चीज़ें इसके ज़्यादा करीब करीब आ जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये पानी उतना ही ज़्यादा भारी हो जाएगा जितनी ज़्यादा ये करीब होंगी, और जितनी दूर होंगी पानी उतना ही हल्का होगा। जब आप पानी को जमाते हैं तो क्या होता है, वो करीब आती है, करीब आती पानी भारी हो जाता है। आप लोगों ने कभी शरबत बनाया ठंडे पानी में, चीनी आसानी से जल्दी नहीं नहीं घुलती। क्यों नहीं घुलती, क्योंकि पानी गाढ़ा है, पानी करीब करीब आ गया, इस वजह से चीनी उसमें घुल नहीं पा रही। और उसी पानी को जब गर्म कर दिए तो क्या होता है, जल्दी घुल जाता है ना। सीरा घोल के नहीं बनाया जा सकता, वो गर्म करके ही बनाया जा सकता है, क्योंकि जब गर्म होगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, और जितने दूर होंगे पानी जितना हल्का होगा, चीजें उतनी आसानी से घुलेंगी। अगर हम सेहत की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले का आदमी सूखी रोटी खा के, कुएं का पानी पी के पहलवानी करता था। आज काजू बादाम पिस्ता अखरोट अंजीर कुछ भी खिला दिए, सेहत को काम नहीं करता। ठीक है, पहले ही बताते हैं पापा जी हमारे कि जब कोई सेब लेने जाता था तो लोग पूछते थे बीमार कौन है। आज घर में बीमार और सेब दोनों साथ में रहते। ठीक है, वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, और सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या क्या है, आज हमारी नसें सूखी जा रही हैं, दिमाग की, हार्ट की, कान की, पैर की, सब जगह की नसें। ठीक है, क्यों सूखी जा रही, क्योंकि हमारा जो ब्लड है प्रॉपर उन नसों के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पा रहा। जिस घर में देखिए ब्लड प्रेशर के मरीज हैं,
ब्लड प्रेशर के मरीज क्यों हैं? क्योंकि आज हमारा ब्लड कहीं ना कहीं गाढ़ा हो गया, और जब ब्लड गाढ़ा हो गया है तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है, जिससे वो ब्लड को हर नसों तक पहुंचा सके। अगर हम अपने शरीर में नसों के ताने बाने की बात करें तो हमारे शरीर की जो नसें हैं वो इस पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकती है अगर उनको सीधा कर दिया जाए तो। इतनी आँख में कितनी सारी नसें क्या दिखती हैं ऐसे नॉर्मली, और जब आँख लाल हो जाती है तो सब दिखाई देने लगती हैं, तब भी बहुत सी नहीं दिखती, है ना। आजकल आँख की नसें सूखने की बहुत ज़्यादा समस्या है अभी, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े चश्मे लग रहे हैं, है ना। और डॉक्टर्स क्या करें, नसें सूखी जा रही हैं। क्यों सूखी जा रही हैं? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। हम जो भी खाते हैं वो लीवर में गया, अभी लीवर ने क्या किया, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, इन सारे पोषक तत्वों को अलग अलग किया। अभी हमारे शरीर में जो ब्लड है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है, इसका काम क्या होता है, उसको घोलना और हमारी कोशिकाओं तक लेके जाना। तो जब पानी कोशिका के अंदर जाता है तो पोषक तत्व कोशिका के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके जलते हैं, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अभी क्या होता है कि जब पोषक तत्व अंदर जाते हैं तो जो टॉक्सिन या विषैले तत्व होते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल होगी तो कुछ कचरा भी बचेगा, टॉक्सिन या विषैले तत्व वो बाहर निकल जाते हैं। अब अगर हमारे पानी हो गया गाढ़ा, भारी, इसने समूह बना लिया तो क्या होगा, जैसे आप एक चीज़ देखते हो, ताजे पानी में मच्छर बैठ पाता है क्या? नहीं। और वही पानी जब बासी हो जाता है तो मच्छर उस पर बैठने लगता है। क्यों? ताज़ा पानी हल्का होता है और वही बासी सड़ जाने के बाद क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, तो अगर पानी ने समूह बना लिए, गुच्छे बना लिए, तो ये पानी कोशिका के अंदर नहीं घुस पाएगा। जो नसों के अंदर नहीं जा पा रहा वो कोशिका के अंदर जा पाएगा? नहीं। ठीक है, कोशिका के अंदर भी नहीं जा पाएगा। आज यही समस्या है, हमने खाया मगर वो चीज़ें अच्छा आसानी से घुली नहीं, क्योंकि हमारा ब्लड कैसा है, गाढ़ा। गाढ़ा है तो घुल नहीं पाया, जैसे ठंडे पानी में चीनी नहीं घुलती है, तो एक तो घुली नहीं तो वेस्ट हो गई, दूसरी जो बची कुची घुली वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, क्योंकि ये गाढ़े होने की वजह से वहाँ तक जा ही नहीं पाया। ठीक है, अभी देखिए ये मेरे पास है बोरिंग का पानी, ये मेरे पास है आरओ का पानी। आरओ का पानी मैं 2 गिलास में ले रहा हूं, और ये मेरे पास है कैंगन वाटर। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास जीरा है, मैं सभी लगभग लगभग पानी मुझे लग रहा बराबर ही है, और मैं सब में बराबर से जीरा डालने वाला हूं। मैं नल के पानी में डाला, मैंने दोनों इसमें डाला, और मैंने कैंगन पानी में भी जीरा डाला बराबर। अभी मैं इसको थोड़ा सा घोल देता हूं। तो अभी आप देख रहे हैं कि एकदम हल्का सा पीलापन आया है किसमें, नल के पानी में। मगर क्या ये पीने योग्य है? नहीं, क्योंकि इसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा है। आरओ के पानी में पीलापन नहीं आया है और कैंगन के पानी में काफ़ी ज़्यादा पीलापन आ गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पानी बहुत हल्का पानी। हल्का कैसे हो गया? ये आयनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ठीक है, जब रीअरेंज किया गया है तो ये रिस्ट्रक्चर पानी, इसकी वजह से हल्का माइक्रो क्लस्टरिंग है। नॉर्मली पानी में जो क्लस्टर्स होते हैं वो 15 से 20 होते हैं, और हमारे पानी में क्लस्टर्स होते हैं 4 से 6। मतलब ये कम से कम नॉर्मल पानी से 3 गुना पतला पानी है, सूक्ष्म पानी है। और जब आप ये पानी पीते हैं, जैसे ये पानी जीरे के अंदर तुरंत घुस गया, उसके रंग को बाहर निकाल दिया। ठीक है, जीरे के अंदर घुस गया, उसके रंग को बाहर निकाल दिया। ये नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो जब आप ये पानी पीते हैं तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से घुलते हैं और कोशिका के अंदर तक जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर जाते हैं तो पोषक तत्व अंदर चले गए और टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकल गए। डायबिटीज क्या है? जब तक ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा है तब तक डायबिटीज नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जाके जल जाता है, और अगर वो ना जा पाए तो क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा।
तो डायबिटिक हो जाएंगे। ठीक है, और ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा किसके साथ? बिना पानी के आपके शरीर में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है कैंडल से भी पानी पीला हो जाएगा, तो कैंडल वाले भी कहते हैं कि हम तो बड़ा अच्छा पानी पी रहे हैं, है ना। अभी एक काम करते हैं, मेरे पास ये सर्फ है थोड़ा सा, मैं इसमें डाल देता हूं। और ये देखिए माइक्रो क्लस्टरिंग। सर्फ का काम जानते हैं क्या होता है? सर्फ का काम होता है पानी के पृष्ठ तनाव को तोड़ना। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा करीब करीब इनको दूर करना। तो जब कोई भी सर्फ कास्टिक क्या करता है, इनको दूर दूर कर देता है। जब दूर दूर कर देता है तो ये मैल को घोल देते हैं। मैल कैसे साफ होती है? मैल घुल के साफ होती है। ठीक है, तो ऐसा पानी भी लोग क्या कहते हैं कि हमारा पानी सेहत वाला पानी है। तो ये कास्टिक वाला पानी कौन पीने को तैयार है यहाँ पे? कोई नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस कैंडल, कहां गई कैंडल? वो इस कैंडल में घुले हुए उस कास्टिक उन तत्वों की वजह से हो रहा है जो पानी को आर्टिफिशियली अल्कलाइन कर रही है। ठीक है, अभी आपने देखा, अभी ये देखिए आरओ में अभी भी कुछ नहीं हुआ, एकदम हल्का सा हुआ है, जबकि हमारा कैंगल पूरी तरीके से नेचुरल पानी है। ठीक है, तो अगर ये नेचुरली गुण, जो 4 गुणों की हमने चर्चा करी है आपसे, पहला गुण क्या है कि हमारा पानी रिस्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल पैटर्न पे। दूसरा, हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है, जीवित है, लाइव है। तीसरा, हमारा पानी क्षारीय है, हमारा पानी क्षारीय है। और चौथा, हमारा पानी माइक्रो क्लस्टरिंग है, वो भी पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस। हमारे आयनाइजेशन प्रोसेस में जो प्लैटिनम है वो सबसे अच्छा होता है सुचालक, जो आयनाइज करता है, मगर वो जो कोटिंग है वो कोटिंग कभी भी घुलती नहीं है, क्योंकि वो टाइटेनियम पे करी गई है। ठीक है, अगर हम सस्ते के चक्कर में ऐसा गुड़ देख करके पानी पी रहे हैं तो हम अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो हमें नेचुरल पानी चाहिए और कैंगन पानी चाहिए। चलिए, तो देखिए अभी हम लोगों ने कैंगन पानी की बात करी। ठीक है, अभी जब हम कैंगन पानी निकाल रहे हैं मशीन से, तो दूसरी तरफ से दूसरा पानी भी आता है जो अम्लीय है, क्योंकि हमारी मशीन ने क्या किया, पानी में से अम्ल और क्षार को अलग अलग मात्रा में निकाला है। तो जब क्षारीय अलग हुआ है तो अम्लीय भी अलग होगा। तो अम्लीय दूसरे नल से आता है। ये 4.5 से 6 pH का पानी होता है, इसे बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ठीक है, मैं प्रतिदिन इसी पानी से स्नान करता हूँ। ये एक बॉटल में भर रखा है, मैंने इस पानी में कुछ भी नहीं मिलाया है, और मैं कई बार इसको स्प्रे भी करता हूँ ऐसा। और मैं आपको बता दूं, 4.5 से 6 pH के पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं, पौधों की लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इस पानी से कांच साफ किया जा सकता है, आपको किसी कोलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली अगर हम बात करें 4.5 pH की, क्योंकि मैं कई लोगों से मिला हूँ जो लोग एसेंस का काम करते हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हम अपने उसको डाइल्यूशन को 4.5 pH या 5 pH में ही मिलाते हैं। ठीक है, टोनर को, जो लोग गुलाब जल का काम करते हैं, कानपुर में से बहुत बड़े बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया इस चीज़ को। जब हमने अपना पानी दिखाया तो उन्होंने कहा ये पानी अब हमें भी चाहिए, क्योंकि हम आपके पानी बनाएंगे, आपके पानी जैसा बेहतर रिजल्ट हमारे पानी में नहीं आ पा रहा है। ये 4.5 से 6 pH का पानी जिसमें माइक्रो क्लस्टरिंग के गुण होते हैं, इसे बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ठीक है, ये त्वचा के अंदर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये स्किन टोनर है। स्किन टोनर और कुछ नहीं होता, 4.5 से 6 pH का पानी होता है। कंपनियां इसमें कुछ एसेंस, कुछ और चीज़ें मिला करके 100 रुपये से लेके 2000 का बेच रही हैं 100 ग्राम ब्रांड के नाम पे। हमारे नल से निकल रहा, हम लोग बाल्टी भर के नहा रहे हैं इस पानी से। ठीक है, जब आप इस पानी को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये वाकई में कितना अच्छा है। मैंने देखा है जिन लोगों को अगर झाइयाँ झुर्रियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, इस पानी का रेगुलर इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी मशीन से ये एक बार के 2 पानी हो गए, 8.5, 9, 9.5। जब ये निकलता है तो 4.5 से 6 pH का पानी आएगा। क्या चीज? अच्छा हाँ, ये पानी अगर देखा जाए तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग स्प्रे करते हैं सर पे, जिससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है डैंड्रफ में।
अगर आप इस पानी से स्नान करेंगे तो डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है और बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्का है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्लांट में डालते हैं, आप किसी भी 2 गिलास पानी ले लीजिए, एक नॉर्मल, एक हमारा ब्यूटी वाटर, आप किसी पेड़ की 2 टहनियों को तोड़ के अगर इनमें डालते हैं तो आप देखेंगे 5 दिन बाद इसमें मुरझा जाएगी और इसमें एकदम ताजी बनी रहेगी। ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जो लोग फूल वूल रखते हैं, अगर इस पानी में रखें तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है। इसी मशीन से एक दूसरे प्रकार का बटन दबाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा रहता है। हमारी मशीन के एक चैम्बर में सोडियम पड़ता है, ठीक है, और जब वो सोडियम वाला पानी आयोनाइज होकर निकलता है तो सोडियम हाइपोक्लोरस बनता है। 2 प्रकार का पानी फिर निकलेगा, 2.5 pH और 11.5 pH, 2.51, 11.5। 2.5 ये करीबन जो सुपर मशीन हमारी है, जब 250 ग्राम उसमें हम नमक डालते हैं, नमक का पानी, टाटा नमक बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, तो करीबन 25 लीटर तक ये पानी हम निकाल सकते हैं। इस पानी से करना क्या है, ये मेरा हाथ सैनिटाइज हो गया। जापान में ऑपरेशन थिएटर स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि 2.5 pH में कोई भी वायरस बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। और इस पानी की खास बात ये है, ये सैनिटाइजर है, गवर्नमेंट भी सैनिटाइजेशन करती है सोडियम हाइपोक्लोरस से, और ये सेफ है। क्या आप कोई सैनिटाइजर अपने मुंह में ऐसे ले सकते हैं? क्या लगता है? नहीं। क्यों? मैं आपको बताऊं, सोडियम हाइपोक्लोरस की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक कोशिकीय जीवों पे काम करता है, और जितने भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। और ये बहुकोशिकीयों पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालता, और हम सब लोग कैसे हैं? बहुकोशिकीय। तो जब हम इसका सैनिटाइजेशन अपने हाथ पे करते हैं तो हम सिर्फ वायरस बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं, हमारे हाथ के टिश्यूज को कोई भी फर्क नहीं आता, ना कि हमारे मुंह में फर्क आता है, और ये अंदर भी चला जाएगा तो कोई बहुत विशेष नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। ठीक है। इस पानी से करना क्या, अपने घर में पोछा लगाइए, आपको कोई भी उसमें फिनाइल डालने की जरूरत नहीं है, आप टॉयलेट क्लीन कराइए, कोई हार्पिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को स्किन डिसीज हो, एक्जिमा, सोराइसिस, कैंग्रीन, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो मेरे फ़ोन में हैं, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ टेस्टिमोनियल्स। चलिए रुक लीजिए। अच्छा, इस पानी से हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम इससे गरारा करते हैं, तो अगर किसी को टॉन्सिल की दिक्कत है, ठीक है, टॉन्सिल में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा अगर किसी को मुंह में छाले हो, बदबू आती हो, पायरिया की दिक्कत हो, इस पानी से गरारा करने से ठीक हो जाता है। ठीक। अच्छा, हाँ, अगर किसी को आंखों में दिक्कत है, जैसे एलर्जी हो जाती है, कई बार आंखें लाल हो जाती है, तो आप इस पानी को आंखों में डाल सकते हैं। 30 सेकंड तक आप इसको पड़ा रहने दें, और इसके बाद 11.5 पानी जो कि इस बॉटल में है, इसको भी डाला जा सकता है। ऐसा करने से आंखों की रोशनी पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, आंखें क्लीन रहती हैं और ये एकदम पूरी तरीके से साफ रहता है। ये मेरे पास 11.5 पानी है, इसके बाद वाला 30 सेकंड बाद आप इसको ड्रॉपर में भी करके डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो 2.5 पानी हमने बताया, इसी के साथ जब 2.5 पानी निकालते हैं तो हमारी मशीन से 11.5 पानी भी निकलता है। 11.5 पानी से क्या करना है, आप अपने घर का सारा राशन इससे धुलिए। धुलने से क्या होगा अभी देख लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है एक गिलास में, और ये मेरा 11.5 पानी है। अभी आप देखेंगे दिखने में दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। ठीक, और जब हम 11.5 पानी से, ये मेरे पास चावल है घर के, ठीक है, मैं 2 चम्मच चावल इसमें डाल रहा हूँ नॉर्मल पानी में, और 2 चम्मच चावल मैंने डाला है 11.5 पानी में। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको घोलता हूँ, घुलने की कोशिश करता हूँ। आप भी देखते हैं कि हम जब घर में कोई भी फल सब्जी राशन लाते हैं तो उसको धुलते क्यों धुलते हैं, ताकि उसमें जितने भी जहरीले विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाए। मैंने इस पानी से धुला, इस पानी ने चावल के धूल मिट्टी पाउडर को साफ कर दिया,
और जब मैंने इससे धुला तो अभी क्या दोनों गिलासों में कुछ फर्क दिख रहा है? मैं इसे उठा के दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे तो इधर वाइट है और कम डार्क है, इधर ज़्यादा डार्क है और येलोइश है। ठीक है, नॉर्मल पानी ने क्या किया, चावल के धूल मिट्टी पाउडर को साफ किया, और हमारे पानी ने क्या किया, इमल्सिफिकेशन द्वारा इसमें जो धूल मिट्टी पाउडर के साथ पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है, और जितने भी कीटनाशक और दवाइयाँ थी उनको, प्लस चावल की पॉलिश को भी बाहर कर दिया। आज डॉक्टरों का कहना है कि 85% से ज़्यादा कैंसर खाने में खाद कीटनाशक की वजह से हो रहा है। और जब हम नॉर्मल पानी से धुलते हैं अपने भोजन को तो क्या हो रहा है, वो सारा कीटनाशक कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर में। और जब 11.5 से धुलते हैं तो क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। ये लगभग ऑर्गेनिक की तरह हो जाता है जब आप इस पानी से धुलते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमारे शरीर में केमिकल का जाना कम हो जाए और निकलना शुरू हो जाए तो क्या होगा, हम एक दिन सेहतमंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये इसने क्या किया, पूरा तरह से केमिकल मुक्त कर दिया। अभी जितने भी कीटनाशक होते थे वो सब पहले कैसे होते थे, जनरली पहले कीटनाशक पड़ते ही नहीं थे, दवाइयाँ पड़ती ही नहीं थी खेतों में, पूरी तरह से नेचुरल खेती करते थे हम लोग, है ना, गोबर की खाद डाल करके। मगर धीरे धीरे जैसे व्यावसायिकरण हुआ पौधों का, जीएम फसलें आई तो कीटनाशक भी आए। पहले जो कीटनाशक बनाए गए वो सब पाउडर बेस्ड थे। पाउडर बेस्ड कीटनाशक से क्या होता था, किसान ने पानी में घोला और छिड़क दिया, मगर जब वो पाउडर सूखा और हवा चली तो पाउडर उड़ गया और पानी बरसने में पाउडर बह गया। उस समय अगर कीड़े ने हमला किया या रोग ने हमला किया तो फसल फिर भी खराब हो जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, और तरक्की हुई और कीटनाशक को और मजबूत बनाया जाने लगा। और जब कीटनाशक मजबूत बनाए जाने लगे तो क्या किसान बार बार छिड़क सकता उसको? नहीं, क्योंकि जितना कंसंट्रेट होगा उतना ही कीमत उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या किया गया, कीटनाशकों को बनाया गया लिक्विड बेस्ड, ऑयल बेस्ड। ऑयल बेस्ड क्यों बनाया गया, ताकि एक बार अगर डाल दिया जाए, और बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं जिनको बोलते हैं स्टिकर्स। स्टिकर्स क्या करते हैं, उस कीटनाशक को चिपका देते हैं। अब ये इसका पड़ा और चिपक गया तो अब क्या होगा, अगर ऑयल बेस्ड है तो जितनी भी हवा चलेगी उड़ने वाला नहीं, और पानी बरसेगा तो क्या होगा, पानी में घुलता भी नहीं, क्योंकि पानी सड़क के बह जाता है। जैसे केले के पत्ते में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी, तेल में पानी घुलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, पानी नहीं घुलता। अभी क्या हुआ, बह गया। अब जब बह गया तो कीटनाशक दवा चिपकी है, पौधा उससे लड़ रहा है। मगर ये बताइए, जब 48 घंटे की बरसात में जो चीज नहीं बह रही, जब वही फल सब्जी घर में ला के धुलेंगे तो क्या होगा, क्या वो बहने वाला है? नहीं, वो कहाँ जाएगा, हमारे शरीर में। ये मेरे पास तिल का तेल है। अभी जैसे मैंने इमल्सिफिकेशन देखा, इस डेमो से इसको और क्लियरली समझेंगे आप। ये मैंने थोड़ा सा तेल इसमें डाला, दूसरे ग्लास में भी डाला और तीसरे ग्लास में भी डाला। हम सब जानते तेल पानी मिक्स नहीं होता। ये मैंने नॉर्मल पानी डाला और आप देखेंगे इसमें तेल पानी एकदम अलग अलग है। तेल एकदम गोला गोला आकार बना करके ऊपर जमता चला जा रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मल पानी से धुला तो जो 48 घंटे की बरसात में नहीं बह रहा वो भी नहीं बह पाता। ठीक है, अगर मैंने कैंगन पानी से धुला तो क्या होगा, सॉरी 11.5 से, इसे बोलते इमल्सिफिकेशन। तेल के एक एक अणु को तोड़ के मिक्स कर दिया। इसका मतलब जब मैंने इस पानी से धुला तो क्या होगा, सारा खाद कीटनाशक बाहर, क्योंकि ये उसकी परत को इमल्सिफाई कर देगा और ये 3 लेयर तक तोड़ देता है। मार्केट में कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं जो ओजोनाइज करती हैं, ठीक, वो 2 लेयर तक काम करती हैं, हमारा 3 लेयर तक काम करता है। और ये हमारा कैंगन पानी। और अगर हम कैंगन पानी डालेंगे 9.5 pH का, तो अभी आप देखिए कि नॉर्मल पानी की अपेक्षा तेल इसमें ज़्यादा टूट गया है। ये देखिए, ठीक है। तो जब भी आप ये पानी पीते हैं तो आपके शरीर में जितना भी बैड फैट, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी गंदगियां हैं, सारी गंदगी को ये निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर हम 11.5 से अपने
घर के फल सब्जियों को धुलते हैं तो हम शरीर में केमिकल कम से कम लेंगे, और 9.5 पीते हैं तो आपके शरीर में जितना बैड फैट कोलेस्ट्रॉल और गंदगी, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे हम अच्छे सेहत को बना सकते हैं अपनी। ठीक, अगर हम अपनी मशीनों की बात करें, कैंगन मशीन की बात करें, तो अभी तक आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा इसको हम एक बार कंक्लूड करते हैं। हमारी मशीन से कितने प्रकार के पानी निकल रहे हैं? सबसे पहले 3 प्रकार के पानी निकल रहे हैं पीने के, ठीक है, 8.5, 9 और 9.5 pH, ठीक है। इस पानी से क्या करना है? इस पानी को आपको पीना है। एक प्रिकॉशन जरूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी अंग्रेजी दवा इस पानी से नहीं खाएंगे, क्योंकि उन दवाओं का जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन होता है 7 pH पे, ठीक है। हमारा पानी माइक्रो क्लस्टरिंग है, एक्टिव है, तो आपको क्या करना है कि अंग्रेजी दवा खाने के लिए इसी मशीन में एक बटन है ग्रीन कलर का, जिससे आपको 7 pH का पानी मिलता है अंग्रेजी दवा। और 2 साल से छोटे बच्चों के लिए जो बेबी सप्लीमेंट बनते हैं, जो सारी चीज़ें बनती है, सेरेलक एरलक, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल किस पानी से करेंगे? 7 pH से। वहाँ पे 8.5 या 9.5 pH का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 8.5 pH का पानी आपको क्या करना है? खाना बनाने में इस्तेमाल करना है। आप घर में जो भी खाना बना रहे हो किससे बनाएंगे? 8.5 pH से। चाय कॉफ़ी सब कुछ 8.5 pH से बनाएंगे। इस पानी को पीना है। हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि विशेष परिस्थितियों में जब डॉक्टर का कंसल्टेशन हो तो बिना डॉक्टर से बात करें इस पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार जब किडनी पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर ने जितना पानी बताया है तो उनसे एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेंगे कि हमें कितना पानी देना है और किस पीएच का है, क्योंकि उनकी दवाइयाँ आधारित होती हैं इस बात के ऊपर कि कौन सा पानी नॉर्मली दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार कंसल्ट करना ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि ये तो हो गया पीने का पानी। दूसरा 7 pH है, 2 साल से छोटे बच्चों को देंगे, ठीक है। बेबी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, अगर आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी है, आपको सप्लीमेंट्स खाने हैं, आप होम्योपैथिक यूनानी खा रहे हैं, तो आप 9.5 pH के पानी के साथ में खा सकते हैं। शुरुआत करेंगे 8.5 pH से, एक हफ्ता, फिर उसके बाद एक हफ्ता 9 pH और उसके बाद 9.5 pH आप पी सकते हैं। तीसरी बात क्या है? ये जो ब्यूटी वाटर है ये पौधों के लिए है, ठीक है। ये आप नहा सकते हैं, बाल धुल सकते हैं और इससे कांच साफ कर सकते हैं। पेट्स के लिए भी बहुत अच्छा पानी है ये, जो उनके भी बाल झड़ते हैं तो वो भी सही हो जाएंगे। 2.5 pH का पानी, इससे आपको पोछा लगाना है, किसी को स्किन डिसीज हो, एक्जिमा, सोराइसिस, गैंग्रीन, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके 30 सेकंड के बाद आपको 11.5 पानी भी डालना है। और हमारा 11.5 pH का पानी, 11.5 pH का पानी जो अभी हमने लास्ट में दिखाया, जिससे हमने फल सब्जी को धुल के दिखाया आपको, जिससे हमने आपको दिखाया कि इसकी इमल्सिफिकेशन की पावर के द्वारा आप इसमें से सारे खाद्य कीटनाशक को बाहर निकाल सकते हैं ना, जितने फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक और जितनी खराब चीज़ें उसमें हैं, पॉलिश है, इन सब चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। 11.5 पानी से आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और भी कर सकते हैं कपड़े धोने में। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन में 11.5 पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सर्फ का खर्चा बहुत ज़्यादा बचने वाला है और पानी बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पानी में माइक्रोक्रिस्टल, जो पृष्ठ तनाव आपने देखा, जो मैंने बताया सर्फ तोड़ता है, ये उससे ज़्यादा तोड़ देता है, तभी इसमें तेल घुल जाता है, तो मैल भी घुल जाएगी। तो 11.5 पानी से आप अपने कपड़ों को भी धुल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 11.5 पानी से क्या करना है, आप अपने पैर को सोक कर सकते हैं। आप एड़ी तक 11.5 पानी किसी बर्तन में रख के हफ्ते में 2 बार अगर पैर रख के बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैर से टॉक्सिन्स खींचता है ये पानी, ठीक है। और विशेष परिस्थितियों में मेडिकल रूप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके सीनियर हो उनसे पूछे बिना 11.5 पानी का पीने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी को सूजन हो, कहीं पे भी स्वेलिंग, चाहे वो गांठ में हो, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो, तो आप एक कपड़े को गीला करके 11.5 पानी रखते हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलता है, ठीक है। बाकी हमारी मशीन मिरेकलस है। 4 हमारे पास मॉडल आते हैं। जो पहला मॉडल आता है उसको बोलते हैं जूनियर 4, ठीक है। इसमें 4 प्लेटें होती हैं। 4 प्लेटों में पानी 3 राउंड काटता है और निकल जाता है। मुझे लगता है कि ये मशीन बहुत अच्छी है और एक स्टार्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर हो सकती है। एक इससे पावरफुल मशीन है जो 7 प्लेट की है, जिसे बोलते हैं SD501। 7 प्लेटों में पानी 6 चक्कर काटता है। अगर देखा जाए तो आयोनाइजेशन के लिए कम से कम 6 चक्कर होने चाहिए। 6 चक्कर में पानी प्रॉपर चार्ज हो जाता है। 9.5 वो चाहे ब्यूटी वाटर परफेक्ट पानी निकलता है। 11.5 पानी, 2.5 पानी भी निकलता है इस मशीन से।
एक हमारा तीसरा मॉडल आता है जो कि बहुत ही पावरफुल मॉडल है और सबसे पावरफुल पानी इसी मॉडल से निकलता है। इस मॉडल को बोलते हैं K8। इसमें 8 प्लेटें होती हैं। 8 प्लेटों में पानी देखा जाए तो कितने 7 राउंड काटता है, 7 राउंड प्रॉपर चार्ज हो जाता है। मगर ये मशीन क्या होता है, मेनू बेस्ड होती है। तो जो लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं या परिवार छोटे हैं तो वहाँ के लिए अच्छी है, क्योंकि ये टच स्क्रीन पे है, इसको हमें प्रेस नहीं करना, इसे हमें टच ही करना। ठीक। और एक चौथा मॉडल आता है जिसे बोलते हैं लेवलुक SD501 सुपर। ठीक। इसमें 12 प्लेटें होती हैं और ये जो 12 प्लेटें होती हैं ये दो अलग अलग मशीनें हैं। इसमें एक 5 प्लेट और एक 7 प्लेट। 5 प्लेट से आपका 11.5 और 2.5 पानी आता है और 7 प्लेट से आपका 5 प्लेट से आपका 9.5 और ब्यूटी वाटर आता है और 7 प्लेट से आपका 11.5 और 2.5 पानी आता है। इस मशीन में एक चैम्बर बना हुआ जिसमें नमक का पानी घोल के आप डाल सकते हैं और निकलता है। 11.5 और 2.5 की बात अगर हम करें तो सबसे पावरफुल पानी इसी मशीन से निकलता है। तो जिन्हें कमर्शियल यूज करना है 11.5 2.5 पानी का, उनके लिए सबसे अच्छी मशीन है सुपर। और जिन्हें घर में इस्तेमाल करना है पानी, उनके लिए SD501 जो 2,77,000 की है। ठीक है। जिसमें करीबन 2,000 रुपये कुरियर चार्ज अलग से लगता है। ये सबसे बढ़िया मशीन घरेलू इस्तेमाल के लिए हो सकती है। सुपर की कीमत है 3,97,000 रुपये। इसमें भी 2,000 रुपये करीबन कुरियर चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोगों ने मेरे डेमो को देखा। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, बड़े बड़े लोग हमारे इसको इंडोर्स कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पानी को श्री रविशंकर जी इंडोर्स कर रहे हैं, हमारे पानी को सतपाल महाराज इंडोर्स कर रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत है शायद जिनको आप पैसा देकर कुछ भी नहीं बुलवा सकते हैं। अगर चीज़ में दम होगा ये तभी बोलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस पानी के, जो मैंने आपको दिखाया था कि कैंसर पेशेंट पे भी, स्लाइड में आपने देखा कि कैंसर पेशेंट पे भी इस पानी का रिजल्ट है। तो ये एक किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस किताब को लिखा है अमेरिकन एंटी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। ये बहुत बड़े डॉक्टर है और इस किताब को कैंसर के लिए बाइबल बताया जाता है। जिन लोगों ने इस किताब को पूरा पढ़ा है, क्योंकि कुछ कैंसर, बहुत सारे कैंसर पेशेंट ऐसे जो 4th स्टेज से रिकवर हुए इस किताब की वजह से ना। इस किताब का पूरा एक चैप्टर हमारे पानी के ऊपर है। और मैं आपको खास बात दिखाता हूँ, इसका जो चैप्टर 6 है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर आयोनाइज वाटर कुड सेव योर लाइफ। और मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि इसी में पेज नंबर 168 पे इन्होंने लिखा है, इफ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज द SD501 मेड बाय द एनर्जिक कंपनी। ठीक है। किसी और कंपनी या किसी और मशीन के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है। ये मशीन अगर आप लेते हैं तो अपने परिवार को एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी देंगे। आप लोगों ने इतनी धैर्यतापूर्वक मुझको सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।